हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आपको वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी दोस्तों। तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखिए दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात, हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रही हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा अध्याय 7वां है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है दोस्तों। सॉरी। तो यहाँ देखते हैं क्या है। अध्याय 1 से 1 में आप पढ़ चुके हैं कि आरंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था दोस्तों। तो आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो दोस्तों जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। उस ये अध्याय उससे लिंक है दोस्तों। तो ये पहला अध्याय आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे पहले मानव क्या अपने जीवन यापन के लिए अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए किस पर निर्भर था? तो प्रकृति पर दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार की बेहतर साधनों का विकास किया दोस्तों। धीरे धीरे मानव का जो बौद्धिक विकास हुआ दोस्तों, तो उसकी वजह से उसने क्या किया? तो अपना जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन है दोस्तों, घर बनाना है, यातायात के संचार के साधन है दोस्तों, इन सब का विकास करना शुरू किया। और इसलिए है, वो करेगा ही दोस्तों, है ना। तो उसने ये सब करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों। तो आगे कह रहे हैं कि बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं दोस्तों। बस्तियां क्या किसे कहती है? तो बस्तियां वह स्थान होता है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पे लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, है ना दोस्तों। हम सभी जानते हैं, फिर भी इसमें बताया जा रहा है तो हम भी वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि जो शुरुआती मानव था दोस्तों, प्रारंभिक मानव, वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता होगा, पेड़ पौधों पर, सॉरी पौधों पर नहीं, पेड़ों पर रहता होगा। और पौधे तो बहुत छोटे होते हैं। पौधे दोस्तों, नॉर्मली पौधों की हाइट 2 से 3 फुट का पेड़ पौधा माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और हम मैक्सिमम पौधे की हाइट होती है 4 फुट। ठीक है, बहुत 4 फुट से अधिक ऊंचाई का पौधा नहीं माना जाता। 5 भी कह सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, इश्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेकिन उसमें जो उसकी ऊंचाई अधिक नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पेड़ों पर रहता था जो शुरुआती मानव था। ठीक है, और वृक्षों पर, सॉरी वो पेड़ और वृक्ष की बात है, और गुफा में रहता। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कहाँ कहाँ रहता था प्रारंभिक मानव? तो गुफाओं में और वृक्षों पर। ठीक है दोस्तों, और भी जो उसकी उसके लिए जो जगह जगह होती होंगी वहाँ निवास करता होगा। ठीक है, क्योंकि खुले मैदानों में इसलिए नहीं रहता होगा क्योंकि वहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा, है ना। और सर्दी गर्मी मौसम का प्रभाव भी देखना पड़ता होगा उसे, बारिश है और भी मौसम। ठीक है, तो ये सब की वजह से वो गुफाओं में और पेड़ों पर रहता था। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। आगे कह रहे हैं कि जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब प्रारंभिक मानव ने फसलें उगाना शुरू किया तो वो उसने, जब फसलें होती हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि फसल 1-2 दिन में तो पकती नहीं है ना। उसको पकने में टाइम लगता है, महीने लगती है। तो उसने महसूस किया कि यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक स्थान पर ही रहना प्रारंभ करने लगा। ठीक है दोस्तों, इंसान एक ही जगह रहने लगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फसल बोई है उसने, तो उसका कटने काटने का इंतजार भी करेगा, है ना। तो वो एक जगह पर रहना शुरू किया उसने। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बस्तियों का, हाँ यहाँ पर थी, बस्तियों का विकास नदी घाटियों की निकट हुआ दोस्तों। जो बस्तियाँ थी दोस्तों, कहाँ पर सबसे पहले फली फूली? तो वो नदी घाटियों के किनारे। ठीक है दोस्तों, नदियों के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं, वो ना होते भी है। तो उनकी उन्हीं के आसपास वहीं वो उसने फसल पैदा करना शुरू की, वहीं उसने मानव ने बस्तियाँ बनाना शुरू किया। ठीक है, और पानी की भी व्यवस्था रहती होगी तो, है ना। और मछलियाँ पालन भी, मछलियों का भी वो शिकार वगैरह करता होगा। ठीक है,
तो ये सारी व्यवस्थाएं, और भी बहुत सी ज़रूरतें होती है वहाँ। इंसान पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं आज भी, है ना। बड़े बड़े जो शहर बसे हुए हैं वो भी नदियों के किनारे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी दोस्तों, वही मैंने बताया। व्यापार एवं वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। कह रहे हैं कि जो व्यापार था, वाणिज्य जो मतलब जो होते हैं कार्य, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है दोस्तों। इन कार्यों के लिए जो जो कुछ भी मतलब इंसान मतलब अपने उद्योग धंधे शुरू किए उसने, ठीक है, और व्यापार करना शुरू किया, तो उसके लिए ये क्षेत्र, जो इंसान की जो बस्तियां थी धीरे धीरे बड़ी होती गई, है ना। आगे कह रहे हैं कि नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी। जो नदी घाटियां थी दोस्तों, उसके आसपास दोस्तों बस्तियां पनपने लगी। बस्तियां क्यों पनपेंगी? तो स्वाभाविक है कि अम, उसके आसपास जो इंसान खेती बाड़ी करने लगा है, तो वो धीरे धीरे और भी मतलब उससे फसल पैदा करने की सोचेगा, है ना। उससे और उसका अटैक्स मतलब लगाव बढ़ेगा खेती बाड़ी के प्रति, है ना। और फिर व्यापार करेगा, फिर और किसी चीज़ का निर्माण है वो करेगा, ठीक है दोस्तों। और भी अन्य काम करने लगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार धीरे धीरे एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, ऐसी मतलब बस्तियां बनने लगी। और होता भी है, क्योंकि फैमिली भी तो बढ़ेगी। अब जो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, धीरे धीरे फैमिली बढ़ेगी तो उनके बच्चे भी आसपास घर बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार मतलब उनके परिवार बड़े होने लगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक से दो, दो से चार, चार से ऐसे बढ़ने लगे, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी समूह रह रहे थे, तो समूह में जैसे 10 समूह है तो 10 समूह की 20 20 से 40 80 ऐसे होते जाएंगे, है ना। इसलिए बस्तियां पनपने लगी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं एवं सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का विकास हुआ, जो फिर वो बस्तियां और बड़ी होंगी तो वहाँ सभ्यता बनेगी कोई, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में शुम है, और अरब की सभ्यता दोस्तों। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं दोस्तों। ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही मिली हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं उदाहरण सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांग ही नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद हैं? बिल्कुल याद है दोस्तों। तो आपको पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब है ना। तो ये किस नदी के किनारे थे? तो दोस्तों मतलब अलग अलग नदियों के किनारे थे दोस्तों, है ना। मिस्र की सभ्यता सिंधु वो नील नदी के किनारे हुई थी दोस्तों, है ना। तो मतलब अनेक प्रकार की सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। हांगो नदी के किनारे जो चीनी सभ्यता है थी दोस्तों, है ना, वो थी। टिग्रिस थोड़ा मतलब ये मुझे भी कंफर्म नहीं है क्या है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। आगे इसके बारे में मिलेगा जानकारी तो बताएंगे। आगे कह रहे हैं कि बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती थी उन्हें अस्थायी बस्तियां कहती थी दोस्तों। बस्तियां भी दोस्तों स्थायी और अस्थायी होती थी। जो कुछ समय के लिए बनती थी वो अस्थायी होती थी, है ना। और जो लंबे समय के लिए बनती थी तो मतलब वो स्थायी होती थी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों की निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहती थी दोस्तों। जो घनी जंगल होते थे और गर्म एवं ठंडी स्थान होते थे, और पर्वतों की निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहती थी। क्यों रहती थी दोस्तों? तो ठंडी इलाकों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक लोगों का रहना मुश्किल हो जाता होगा। गर्म इलाकों में लोगों का लंबे समय तक रहना मुश्किल होता होगा, है ना। और जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर भी लोगों का मतलब रहना लंबे समय तक मुश्किल होगा, क्योंकि वो घने जंगलों में बरसात के टाइम दोस्तों क्या होता है, दलदल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और पानी भर जाता है जंगलों में, तो आवागमन में दिक्कत होती है ना। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखिए बरसात के मौसम में या यूँ कहे सर्दी के मौसम में तो दिक्कतें होती हैं। सर्दी के मौसम बहुत बर्फ़ गिरती है पर्वतीय इलाकों में, और बरसात होने के मौसम में देखिए वहाँ पे फिसलन भरी रास्ते बन जाते हैं, भूस्खलन जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो वहाँ पे लोग स्थायी बस्तियाँ बनाकर नहीं रहते थे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहती थी दोस्तों। और आगे कह रहे हैं कि वे आखिर संग्राहक स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवासी कहते करते हैं, ठीक है दोस्तों। वो क्या करते थे, आखेट संग्राहक माने जो खेत वो शिकार, आखेट को बोलते हैं शिकार, ठीक है दोस्तों। संग्रहण माने चीज़ें शिकार करके चीज़ों को इकट्ठा करना और फिर उसको उनको कुछ समय के बाद मतलब यूज करते होंगे, खत्म हो जाती होगी तो उसके बाद दूसरे स्थान पर चले जाते होंगे। स्थानांतरी यानी जो एक स्थान पर खेती लंबे समय तक नहीं करना, मतलब
एक है उस मतलब जैसे एक जगह खेती की, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर चले गए, दूसरे स्थान पर खेती की, वो उस स्थान को छोड़कर चले गए, उसके बाद तीसरे स्थान पर खेती की, उसी को छोड़ के चले गए। मतलब ऐसे जगह जगह पर बदल बदल कर खेती करना, उसको स्थानांतरित खेती कहती है। ठीक है दोस्तों। एवं ऋतु प्रवासी प्रवास करते थे। ऋतु प्रवास यानी कि दोस्तों उसको कहते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में अब अधिक सर्दी पड़ने लगी है तो वो किसी गर्म इलाके में चले गए, है ना, गर्म इलाके में वहाँ अधिक गर्मी पड़ने लगी तो वो फिर सर्दी वाले इलाके में आ गए, है ना, ऐसे। और यदि किसी रेगिस्तान में रह रहे हैं, अगर इस स्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो किसी मतलब मैदानी क्षेत्र में कहीं नदी के किनारे या कहीं और क्षेत्र में चले जाएंगे, तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं दोस्तों, है ना। मतलब मौसम के हिसाब से बदलते थे मतलब अपनी रहने की जगह। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं दोस्तों, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। कह रहे हैं कि जो आज की बस्तियां हैं दोस्तों, आजकल मानव कैसे रहता है, तो स्थायी बस्तियों में रहता है। क्यों रहता है कि आजकल मानव को मतलब एक स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त जगह, उपयुक्त मतलब माहौल, ठीक है दोस्तों, और उसकी मतलब मन जैसा, उसकी इच्छा के अनुसार सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ पे लोग आज के दौर में लोग स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं, है ना। उसके जीने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए और भी वजह हैं, देखिए दोस्तों, आप सोच सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में, आज की डेट में बात की जाए तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन में ही मतलब अपना जीवन यापन करे। नहीं, क्योंकि आज इंसान को अब उस जिस जगह पर रह रहा है उस जगह से काफ़ी लगाव हो जाता है, वहाँ पे मतलब काफ़ी सब सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों, और छोड़कर जाना थोड़ा मुश्किल भरा भी हो जाता है ना। तो ये वजह होती है, और रिश्ते नातों से भी बंधा हुआ है दोस्तों, है ना। बहुत वजह हैं, आप भी कुछ सोच सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, ये मैप को देखते हैं, ये चित्र में क्या दिखा देखिए, ये देखिए कितना मानव बस्तियाँ देखिए दोस्तों, ये भी नदी के किनारे या झीलों के किनारे बनी हुई बस्तियाँ हैं दोस्तों। कितनी अच्छी सी मतलब बेहतरीन चित्र बनाया गया है। काश ऐसी जगह पर रहने के लिए मतलब अ, हमारा भी घर होता दोस्तों, है ना। हम अपनी इच्छा बता रहे हैं दोस्तों, मुझे भी ऐसी जगह पर ही रहना अच्छा लगता है, जंगलों में। एक तरफ जंगल हो, एक तरफ झाड़ियाँ, वो नदियाँ हो दोस्तों, और एक तरफ घनी मतलब ऊंची नीची पहाड़ हो दोस्तों, एक तरफ बस्तियाँ हो दोस्तों, ऐसा चारों ओर नक्शा हो, अच्छा लगता है दोस्तों। लगाव है मुझे भी, किसी वक्त मुझे मतलब वक्त मिला तो ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे हम। आगे देखते हैं, बस मैंने अपने दिल की बता दी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, मैरी का जन्मदिन था दोस्तों। मैरी कौन है दोस्तों, यहाँ कोई बच्ची होगी, उसके बारे में बोल रहे हैं। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी दोस्तों, कि मेरी कोई बच्ची है, उसका जन्मदिन है, वो केक काटने के लिए अपने मित्र गुरप्रीत का इंतजार कर रही थी। ठीक है दोस्तों। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है दोस्तों। ये मतलब जिस बच्ची का जन्मदिन है उसके बारे में बता रहे, उसकी माँ ने उसको, उसकी फ्रेंड जो आई थी गुरप्रीत, उसको मतलब पीठ पर हाथ फिरा और बोली कि मतलब आप फिक्र ना करें, हमारे यहाँ पे वाकई में काफ़ी प्रदूषण है दोस्तों। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो एक छोटी सी कहानी है। आगे कह रहे हैं कि प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में से आया था। उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। जो बच्चा और भी कोई था, उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता भी थॉमस ने मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा उसके पिताजी ने, मैरी के पिताजी जिसका बर्थडे था, उसके पिताजी ने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसके पिताजी ने कहा। उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में लोग आते हैं, है ना। क्या लोग क्यों आते हैं, क्योंकि मतलब नौकरी, बेहतरी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और भी अन्य चीज़ों के बारे में मतलब सोच कर लोग आते हैं, है ना। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहरों में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। तो मैरी ने उत्सुकता से पूछा, अगर ये सब लोग अगर यहाँ पे शहरों में इतनी अधिक संख्या में आएंगी तो लोग जो और भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगी। मतलब शहर तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं हो पाती, है ना, जनसंख्या अधिक होगी तो कैसे रहेंगे लोग, मैरी ने पूछा। अब मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या से गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देने लगती हैं। उसने कहा कि ये क्या होता है कि अधिक जनसंख्या होगी तो गंदी बस्तियां बनेंगी, है, अवैध कब्जे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है दोस्तों ना।
आगे कह रहे हैं जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहती है दोस्तों। शहरों में लोग क्या करती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहती है, अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियाँ यानी जो स्वस्थ वातावरण नहीं होता वहाँ पे, है ना, और आदि मतलब समस्याएं देखने को मिलती हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्याएं तो समस्याएं हैं दोस्तों, है ना। जल की समस्या है दोस्तों, स्वच्छ पानी नहीं मिलता दोस्तों, विद्युत की समस्या होती है, और भी जल निकास की समस्या भी होती है ना, और अन्य प्रकार की और भी बहुत समस्याएं। आप दोस्तों किसी भी बड़े शहर में जाकर देखिए कितनी बड़ी समस्याएं, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों, है ना। ट्रैफिक जाम जैसी समस्या तो आम है। आगे रहे प्रसाद ने कहा हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाली स्कूल एवं अच्छी अस्पताल नहीं है दोस्तों। बच्चा ने उसने कहा, जो एक और था प्रसाद नाम का बच्चा, उसने कहा हमारे गांव में तो ये नहीं है। क्या क्या नहीं है कि बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाली स्कूल एवं अच्छी अस्पताल नहीं है ना। तो गांव में दोस्तों बहुत ही मतलब मुश्किल से ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। आजकल देखा जाए तो गांव में भी दोस्तों अच्छे अच्छे मतलब जो जो शहरों में जो अच्छी अच्छी माहौल है ना, जितनी भी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं दोस्तों उस गांव में भी उपलब्ध हो रही हैं। क्या करें, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बाग इस गांव से शहरों की ओर पलायन करता है, पता नहीं क्यों। एक वक्त दोस्तों आज ऐसा मतलब मैं आज कह रहा हूँ दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा जब शहरों से लोग गांव की तरफ दोबारा जाने लगेंगे दोस्तों। मैं यहाँ आपको इस पुस्तक में मतलब इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद करें और भविष्य में हमारी ये बात दोस्तों लागू होगी। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप इस पर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आज मतलब आपको एक बात की मतलब इस बात में बता रहा हूँ कि आप भी दोस्तों मतलब अगर हो सके तो जितना हो सके शहरों को अगर अच्छा करना है तो दोस्तों अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं दोस्तों। ये मेरी छोटी सी अपील है दोस्तों, हर बार मैं अपील करता हूँ, पेड़ पौधों को के प्रति मेरा बहुत लगाव है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए जाएंगे तो लोगों को दोबारा शहरों से गाँव की ओर जाना पड़ेगा दोस्तों, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि शहरों में बहुत ही समस्याएं देखने को मिल रही हैं दोस्तों। गाँव में वो स्वच्छ वातावरण है जिसकी जिसको इंसान को ज़रूरत है दोस्तों। शहरों में ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, हो सकता है बिल्कुल मिले ही नहीं, बहुत से शहर ऐसे हैं। ठीक है, मैंने अपने दिल की बात बता दी दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बहुत सी सारी खुली, हाँ, अस्पताल नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है दोस्तों। देखिए ये बच्चा बोल रहा है, जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो बच्चा बोल रहा है मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर में लाना पड़ा। उस दिन ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों की दो विभिन्न चित्रण हमारे आसपास सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव गांव ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण शहरी सघन या प्राकीण हो सकती हैं। ठीक है, सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में घनी एवं अति विषम जलवायु वाली क्षेत्रों में पाई जाती हैं दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि ये दो चित्र दिए गए हैं, ये देखिए और ये वाला। ठीक है, तो इनके बारे में बता रहे हैं कि ये दो चित्र हैं, ये ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां हैं दोस्तों, है ना। ये ऊपर का शहरी बस्ती है दोस्तों, सघन घनी बस्ती, और ये देखिए प्रकीर्ण यानी कि मतलब बिरल, है ना, मतलब घनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ, गाँव यानी ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन जैसे कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रामीण बस्ती मान सकते हैं, ये पहाड़ी है लेकिन ग्रामीण बस्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रकीण बस्तियाँ दोस्तों, मतलब बिरल। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि प्रकीण बस्तियों में लोग दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इन प्रकीण बस्तियों में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विरल जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये प्रकीण बस्तियां दोस्तों, यहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही मनमोहक कर देने वाला होता है दोस्तों। यहाँ जो लोग रहते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर बार मतलब जो लोग होते हैं अक्सर अक्सर हर बार तो नहीं कहेंगे, अक्सर लोग ऐसे स्थानों पर टूरिस्ट बनकर आते हैं दोस्तों, और घूमने फिरने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा और दिल को भाने वाला दृश्य होते हैं ये, हाँ। और ये देखिए ये भी टूरिस्ट एरिया लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जैसी पर्यावरण में जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, हालांकि बहुत से स्वच्छ भी शहर हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि
प्रकीर्ण बस्तियों में लोग दूर दूर, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। हाँ, यहाँ चित्र 7.3 में देखें, ये 7.3 दोस्त हैं, ये प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं दोस्तों, है ना। और ये 7.2 का दो के बारे में बता रहे हैं ना, ठीक है। ये सघन घनी बस्तियाँ हैं दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। जो गांव में लोग होते हैं वो कैसे घर बनाते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मतलब पर्यावरण के अनुसार, जहाँ पे उनकी मतलब उनको अच्छा लगता है, जहाँ पे सुविधा दिखती है, जहाँ पे उनको उनके आसपास के खेत होते हैं, जहाँ पे उनकी खुद की ज़मीन होती है, वहाँ पे घर बना लेते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी उनकी ज़मीन या खेत वगैरह दूर भी होती है ना, तो वो अपने हिसाब से घर बना लेते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं अत्यधिक वर्षा वाली क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाती है दोस्तों। अत्यधिक वर्षा होती है जिस क्षेत्रों में, वहाँ ढाल वाली छतें बनाती है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि झोपड़ी जैसी घर बना लेते हैं ना दोस्तों, और खपरेल होती है, आपने खपरेल देखी होगी, टीन होती है लोहे की और फाइबर प्लास्टिक की दोस्तों, उसका यूज करती है दोस्तों, है ना। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसा करते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, कह रहे हैं जिस स्थान पर वर्षा होती है और वर्षा जम जाती है, वर्षा का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिस्ट पर घर बनाई जाती हैं। यानी स्लिस्ट देखिए दोस्तों, ये ऐसी घर बता रहे हैं, इस प्रकार के स्लिस्ट मकान ये दोस्तों ऐसी होती हैं, स्लिस्ट मकान। यहाँ पर अगर बारिश होगी और बर्फ़ जमेगी दोस्तों, तो ये बहकर नीचे गिर जाएगी दोस्तों, और उनकी छत पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और अधिक भार नहीं महसूस होगा उन्हें, और छत गिरने से भी बचेगी दोस्तों, है ना। ये होता है। आगे कह रहे हैं गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाली घर पाई जाती हैं। जो गर्म जलवायु होती है दोस्तों, गर्म जलवायु वाली क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों वाली घर पाई जाती है। मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, उनके घर बने होते हैं ना। आगे कह रहे हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं दोस्तों, जिन घरों की छतें किसकी बनी होती है, तो फूस फूस यानी कि दोस्तों जो धान का जो निकलता है वो, और सरसों का जो निकलता है, जो बाजरी का जो निकलता है फूस की दोस्तों, तो उसको उसकी बनाई जाती है। यानी कि जो फसलों के बाद जो बचता है, जो ईंधन टाइप का होता है, जिसको जलाने पे भी काम आता है। और आप मतलब आपने देखा भी होगा गेहूं की जो बालें होती हैं, गेहूं की बालें तो नहीं बचती दोस्तों, धान की बचती हैं, धान की बालियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, धान निकालने के बाद जो बचता है, और बाजरे का जो बचता है, जो कुछ भी, वो जिसको देसी भाषा में करब वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो वो, और धान का उसको बोलते हैं प्यार बोलते हैं दोस्तों, तो वो उपयोग करती है ना। और सरसों का जो बोलते हैं उसको भी कुछ बोलते हैं, मुझे थोड़ा कंफर्म याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसका उपयोग करती है, मतलब, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। फूस बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए करते हैं दोस्तों, किया जाता है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये मतलब पत्थरों का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, है ना। चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं, और भी सामान लगाते हैं घरों में, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं दोस्तों। कह रहे हैं नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं दोस्तों। जो नगरीय बस्तियां होती हैं उनमें नगर छोटे होते हैं, छोटे छोटे नगर होते हैं दोस्तों। नगरों को मिलाकर एक बस्ती, बड़ी बड़ी बस्तियां बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसा बात बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं दोस्तों। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ लोगों का क्या कार्य होता है, तो लोग करते हैं निर्माण कार्य, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें लोग मजदूरी कर रहे हैं, है ना। व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ का व्यापार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का व्यापार, हर मतलब किसी भी चीज़ का तो नहीं, मतलब हर चीज़ का व्यापार करती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, किसी भी सामान का व्यापार करती है ना। अन्य प्रकार के सामान, आप जितनी भी आप अपनी आवश्यकताओं को महसूस करके देख लें, सभी चीज़ों का व्यापार करती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों की नाम लिखिए। अपने राज्य की कुछ गांव, नगर और शहरों की नाम लिखिए दोस्तों। आप अपने नगर की, गांव के नाम लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पे परिवहन को देखिए दोस्तों। तो परिवहन लोगों एवं सामान की आवागमन की साधन होते हैं। परिवहन क्या होते हैं दोस्तों, परिवहन के अंतर्गत क्या आता है, देखिए दोस्तों, रेल, है ना,
बस, कारें, ट्रक्स, मोटर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और छोटे ठेले और भी देखिए आप कुछ को और सोच सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि वायुयान जो होते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये भी परिवहन के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था दोस्तों। उस समय यातायात करने में अधिक समय क्यों लगता था दोस्तों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन सभी विशेष प्रकार की सुविधाओं से परिचित नहीं थे दोस्तों। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, रेलगाड़ी हैं दोस्तों, और ये बसें हैं, कार है, और मोटरसाइकिल है, मोटर वाहन है दोस्तों। अन्य प्रकार की जो भी परिवहन के साधन है, ये उस समय नहीं थे दोस्तों। उस समय क्या थी दोस्तों? तो तांगा है, बैलगाड़ी है दोस्तों, और छोटी मोटी और भी जो कुछ भी बना लेते होंगे वो साधन थे दोस्तों, है ना। तो ये उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पशु यानी बैलगाड़ी, तांगा, इन चीज़ों का उपयोग करते थे दोस्तों, है ना। परिवहन की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। क्यों हो गया आसान? तो पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज के बाद इंसानों ने मतलब उनका उपयोग किया दोस्तों। तो इस वजह से, ठीक है, परिवहन आसान हो गया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न भिन्न परिवहन के समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। समय के साथ साथ परिवहन के साधनों में विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का ही उपयोग करते हैं। आज भी बहुत सी जगह लोग क्या करते हैं, तो परिवहन के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी करते हैं दोस्तों। बहुत से क्षेत्रों में देख सकते हैं आप, जैसे महाराष्ट्र के देहाती क्षेत्र, राजस्थान के देहाती क्षेत्रों में। चित्र 7.5 में देखें, 7.5 देखिए दोस्तों, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी है। घोड़ा गाड़ी यूज कर रहे हैं कि नहीं? और ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, टूरिस्ट आए होंगे या कोई और, है ना। ये दोस्तों परिवहन के साधन है। और इसके पीछे देखिए बस वगैरह खड़ी हुई है ना। तो ये आगे कह रहे हैं कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में गधे, खच्चर, ऊंट, बैल, इनका उपयोग किया जाता है। इन पर गाड़ी बना दी जाती है दोस्तों पीछे, और उसमें पहिए का आविष्कार तो कर ही लिया था लोगों ने, तो उसकी पहिए की सहायता से चलते रहते हैं। आज भी हो रहा है, और उस समय तो बहुत होता था, लगभग सबसे अधिक होता था, और उसके अलावा कुछ था भी नहीं उनके पास ऑप्शन, है ना। तो ये आगे कह रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत है दोस्तों, वहाँ पर परिवहन के लिए किसका उपयोग होता है? तो लामा का उपयोग होता है। लामा कौन सा होता है? तो लामा पशु आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर चित्र होगा उसका, तो यहाँ नहीं है दोस्तों, तो मैं मतलब कहीं दिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, लामा का उपयोग होता है। लामा ऐसा होता है जैसे कि भीड़ जैसा होता है, लंबी गर्दन होती है उसकी। ठीक है, प्रारंभ में अन्य देशों में ठीक है, बोले जैसे तिब्बत में याक तो आपने देखा ही होगा। तिब्बत में याक प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे दोस्तों। जो व्यापारी हुआ करते थे शुरुआत में, उनको क्या लगता था? बहुत अधिक समय लग जाता था यात्रा करने में, यानी कि विदेशों से भारत आने में। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा में परिवहन को द्रुत बना दिया। हवाई जहाज ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भी भारत में यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है दोस्तों। आज कितनी सुविधाएं हो गई हैं कि यूरोप से अपने भारत में आने के लिए मात्र 6 से 8 घंटे लगते हैं। उस समय महीने लग जाते थे दोस्तों, है ना। पैदल तो मतलब बहुत, और 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे। तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार परिवहन की आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करता है। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार परिवहन आधुनिक समय में ऊर्जा और समय की बचत करता है दोस्तों। तो बिल्कुल करता है दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, आगे यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। तो कह रहे हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और स्टेट हाईवे हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग, ठीक है दोस्तों, तो दोनों प्रकार की राजमार्ग हैं दोस्तों भारत में। और आगे कह रहे हैं भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है दोस्तों। तो भारत में एक्सप्रेस वे है,
ठीक है। इसका निर्माण नवीन है, मतलब लेटेस्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे है दोस्तों। ये किन किन शहरों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चार जो बड़ी बड़ी हाई ज़िले हैं दोस्तों, मतलब ज़िले नहीं, सॉरी, शहर कह सकते हैं दोस्तों, जो चार बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो ये अब यहाँ देखते हैं, ये परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग एवं वायु मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगी कौन कौन सी हैं। तो सड़क मार्ग, ठीक है, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है दोस्तों, ये परिवहन के चार मुख्य साधन है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि सड़क मार्ग को देखते हैं। तो सड़क मार्ग के बारे में क्या है? कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली मार्ग सड़क है। ठीक है दोस्तों, जो कम दूरी को तय करते हैं दोस्तों, कम दूरी की यातायात में सबसे अधिक उपयोगी कौन सी मार्ग हैं दोस्तों? तो सड़क मार्ग। ठीक है, आप समझ चुके होंगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। सड़कें दोस्तों पक्की भी होंगी, कच्ची भी होंगी दोस्तों, हैं, होती भी हैं। ठीक है, और जो कच्ची सड़कें होती हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको भी पक्का किया जाता है, क्योंकि अगर उन पर अधिक यातायात हो रहा है तो उनको पक्की करना उन सड़कों को पक्की करना सरकार का दायित्व है। ठीक है दोस्तों, तो होता है सरकार, चाहे स्टेट सरकार हो या जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर उस डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उनका फर्ज है। आगे कह रहे हैं चित्र 7.6 और 7.7 में देखते हैं। चित्र 7.6 और 7.7, ये देखिए चित्र 7.6 और 7.7। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पक्की सड़क है दोस्तों, कितनी बेहतरीन देख लग रही है। ठीक है दोस्तों, और ये कच्ची सड़क है दोस्तों। ठीक है, कच्ची सड़कों से भी मतलब आवागमन होता है, पक्कियों से भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे क्या कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है दोस्तों। जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों भारत में, मैदानी क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है दोस्तों, और यूपी बिहार तो हो ही गया, मतलब उत्तर प्रदेश बोल ही दिया मैंने। और भी है, राजस्थान है दोस्तों, और मतलब अनेकों हैं, एक दो क्या क्या कह सकती है। हर एक क्षेत्र में है लगभग मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं ऊंची पहाड़ भी आ जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो दोस्तों वो तो कह रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंची पर्वतीय जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, जो मरुस्थल है दोस्तों, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, वो मरुस्थल माना जाता है हमारे भारत में। ठीक है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है दोस्तों, है ना। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों और भी हैं, साउथ में भी हैं पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों, है ना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है दोस्तों, मतलब कुछ मात्रा में कम होता है, क्योंकि मतलब सड़कें बिछाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो वो हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंची सड़क मार्गों में से एक है। कह रहे हैं कि जो हिमालय में मनाली लेह मार्ग है दोस्तों, मनाली से लेह जाता है, वो मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सब वे कहते हैं दोस्तों। जो भूमि की गत होता है दोस्तों, जो भूमिगत यानी आप समझ रहे होंगे कि भूमिगत से क्या तात्पर्य है। तो भूमिगत से तात्पर्य है कि जमीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, जमीन के अंदर जो हाईवेज होती हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? सब्वे। ठीक है, भूमि के अंदर होते हैं वो। ठीक है, तो सब्वे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कहते हैं फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। जो फ्लाईओवर होते हैं दोस्तों, तो फ्लाईओवर किसके ऊपर बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जैसे कि किसी शहर को पार करके निकाल दिए गए उसके ऊपर से, तो उसकी वहाँ पे जो मार्केट रहता है, जो बाजार लगती हैं, उनके ऊपर से निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे भी जो फ्लाईओवर के नीचे भी सड़कें होती हैं दोस्तों, वहाँ से भी वाहन ट्रैफिक निकल आता जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक रहता है उसमें के नीचे भी, उसके नीचे दुकानें वगैरह भी लगती हैं, मार्केट लगता है। ठीक है दोस्तों, घर भी होते हैं लोगों की। ठीक है,
तो ये उसको फ्लाईओवर कहते हैं। उत्तरी संरचना के ऊपर बनाया जाता है, जो जो भी संरचना होती है उनके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि ये, या फिर भी एक मतलब एक ज़रूरी बात है कि आप जानते हैं जायनिंग से लासा के बीच चलने वाला रेल मार्ग समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है दोस्तों, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है दोस्तों। जो जायलिंग किसी जगह है, जायलिंग जो लद्दाख में है शायद जगह दोस्तों, वहाँ से लासा, लासा दोस्तों लद्दाख की जगह है। ठीक है दोस्तों। वहाँ जो चलने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों, वो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर चलती है, और जिसमें सबसे ऊंचाई बिंदु, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, कितना ऊंचाई पर है, तो 5072 मीटर पर। ठीक है दोस्तों। तो ये उस जगह का ये है, ये जगह। ठीक है दोस्तों। ये वही रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों। जायनिंग से लासा के बीच जा रही है दोस्तों। ठीक है। ठीक है। आगे ये देखते हैं क्या है, रेल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। रेल मार्ग, ठीक। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है दोस्तों। जो रेलगाड़ी होती है ना, वो लोगों को कम खर्च में बहुत दूरी तक यातायात मतलब करा सकती हैं दोस्तों, और कराती भी हैं। ठीक है दोस्तों। वही अगर जैसे कि किसी बस या किसी अन्य वाहन से जाया जाए तो खर्च अधिक आएगा, और रेलगाड़ियों से कम खर्च आता है। ठीक है दोस्तों। और उन वाहनों में अधिक भारी भरकम सामान नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है। जबकि रेलगाड़ियों में भारी भरकम सामान लाया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक हो गया था। बाष्पन की वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की दोस्तों। जो वाष्प इंजन था दोस्तों, तो वाष्प इंजन की वजह से जो रेल परिवहन की जो विकास हुआ, तो उसमें तीव्रता आ गई थी दोस्तों। ठीक है। वाष्प इंजन की वजह से रेल का विकास और अधिक तेजी से होने लगा। ठीक है दोस्तों। रेल का उपयोग, रेल की जो यातायात है उसमें क्रांति आ गई। ठीक है दोस्तों। और ये कब की बात है दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों, आप उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। तो कह रहे हैं वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया। आगे कह रहे हैं कि डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों डीजल और विद्युत इंजनों ने भी मतलब बहुत अधिक विकास में मतलब मदद की। ठीक है दोस्तों। तो वाष्प इंजन का स्थान किसने ले लिया, तो डीजल और विद्युत इंजनों ने। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई दोस्तों। जो सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ थीं दोस्तों, जो डीजल और विद्युत से चलने वाली थी दोस्तों, उन्होंने क्या किया, तो रेलगाड़ियों ने परिवहन की गति में और तीव्रता ला दी। ठीक है दोस्तों। और स्वाभाविक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि अब इनसे मतलब वाहन जो है, रेलगाड़ियाँ और तेज़ी से चलने लगी, और तेज़ी से चलेंगी तो क्या होगा, तो समय की बचत होगी दोस्तों, प्लस लोगों को मतलब उसमें अधिक रुचि मतलब आएगी, क्योंकि उनका समय बच रहा है, और भी मतलब जैसे कि कम खर्चे भी कम हो रहे हैं, है ना। जब कोई चीज़ हम कम समय में तय कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी कम ही लगता है। ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रेलगाड़ियों पर ये बात लागू हो रही है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आगे लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं, तो मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। जो मैदानी भाग हैं दोस्तों, जो जितने भी मैदानी भाग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या है, तो रेलगाड़ियों का व्यापक जाल फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। काफ़ी मतलब अधिक मात्रा में रेलगाड़ियाँ मैदानी भागों में ही चलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम देखने को मिलती हैं, हालांकि वहाँ भी चलती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अक्सर उनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म वगैरह मिलेंगे आपको, अधिक से अधिक रेलगाड़ियाँ चलती मिलेंगी। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। तो कह रहे हैं जो उन्नत जो प्रौद्योगिक तकनीक है दोस्तों, जो नई नई तकनीकें हो रही हैं, मतलब उनका विकास हो रहा है नई नई तकनीकों का, उनकी वजह से
जो दुर्गम और मतलब पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर आना जाना मतलब इंसान का बहुत मुश्किल होता था, वहाँ पर भी रेलगाड़ियाँ रेलगाड़ी मतलब रेल मार्ग बनाने में मदद मिली है ना, मिलेगी भी, क्योंकि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने वहाँ पर भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध कर दी। ठीक है दोस्तों, लोगों के लिए। आगे कह रहे हैं लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है, फिर भी इनकी संख्या काफ़ी कम है। क्यों है कम दोस्तों? तो कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक तो दुर्गम क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, है ना। उनका जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का मतलब रहना मुश्किल होता है ना, तो इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। और कम रहने के साथ साथ वहाँ पर मतलब घर बनाना और जो फसलों की व्यवस्था है, खाने पीने की खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं हो पाती। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऊंची नीची जगह पर मतलब आए दिन भूस्खलन जैसी समस्याएं रहती हैं, तो भी लोग वहाँ पे कम रहते हैं। ठीक है, आप और भी रीजन्स देख सोच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए लोगों की जनसंख्या कम होती है वहाँ पे, इसलिए इन चीज़ों की भी संख्या कम है, यानी रेल मार्गों की भी संख्या कम है, प्लेटफॉर्म कम मिलेंगे देखने को, है ना। होंगे भी तो एक दो होंगी, और वो भी मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, है ना। जबकि मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी अधिक जनसंख्या मिलेंगी, काफ़ी अधिक प्लेटफॉर्म मिलेंगी, काफ़ी अधिक रेलगाड़ियाँ मिलेंगी दोस्तों, है ना। और भी आप रीजन सोच सकते हैं, जो अपने हिसाब से कुछ भी आप अच्छा जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी अपने आपके दिमाग में अच्छे आइडिया आ रहे हो, विचार आ रहे हो, है ना। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। भारतीय जो रेल मार्ग गाड़ियाँ हैं दोस्तों, इनका जाल अच्छी से फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, भली भांति विकसित है, मतलब भारत में जो रेलगाड़ियाँ हैं काफ़ी अच्छी से मतलब एग्जिस्ट कर रही हैं, काफ़ी अच्छी से उनकी जो स्थिति है ठीक है, मतलब विश्व में रेलगाड़ियों का भी जाल हमारे देश में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये कह रहे हैं यह एशिया में सबसे बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा है, और विश्व में दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आता है। देखिए, आप देखेंगे दोस्तों तो आगे पता पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, ये देखिए एक मैप दिखा रहे हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये कहाँ है? तो रसिया में है दोस्तों। अभी देखते हैं, सबसे विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है दोस्तों, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से महासागरीय तट के किनारे जो व्लादिवोस्टोक स्थान है वहाँ तक जाता है। देखिए, उसका चित्र भी बनाया गया है देखिए दोस्तों, है ना। ये सेंट पीटर्सबर्ग है दोस्तों, ये रूस का पश्चिमी शहर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देखिए लेनिनग्राड भी बोलते हैं इसको, सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड भी बोलते हैं। ये देखिए मास्को, ठीक है, मास्को से कजाक से यकेटेरिनबर्ग, ठीक है, ट्यूमिन, ओमस्क, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोवोसिबिर्स्क, ठीक है दोस्तों, क्रास्नोयार्स्क, ठीक है दोस्तों, अंगास्कर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चिता के लिए भी जाता है, ये चिता एक जगह होगा उसमें। ठीक है, ये खबरों वस्त्र, ठीक है दोस्तों, ये व्लादिवोस्टोक, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे चलता है। अब इसकी लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया, काफ़ी लंबा है दोस्तों। ठीक है, ये रूस के मतलब विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये हो गया। ठीक है, ये तो आगे देखते हैं जलमार्ग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो जलमार्ग क्या है, तो हमें जलमार्ग पर ध्यान देना है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव ने परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया था दोस्तों। प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? तो जलमार्ग का उपयोग किया था यातायात के लिए। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो दोस्तों आप पहले अध्याय में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़ी आकार वाली सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। अधिक दूरी पर सामान को ले जाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे सरल मार्ग कौन सा पड़ता है? तो दोस्तों जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नाव में रखा कोई भी भारी सामान हो डूबता तो है ही नहीं है नाव में रखने के बाद। अब जैसे ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक सामान रख दिया जाए हद से ज़्यादा, तो डूबेगा ही ना। ठीक है, फिर वो बोट के ऊपर डिपेंड करता है, बोट जैसी बड़ी होगी, जितनी बड़ी बोट होगी उसमें जितना उसके हिसाब से सामान रख दिया जा सकता है। ठीक है, वो छोटी बोट होगी तो उसमें उसके हिसाब से सामान रखा जा सकता है। बाकी आप जानते ही है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्य दो प्रकार की होती है। तो जलमार्ग भी दोस्तों दो तरह की होती हैं। आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। जो नाव्य नदियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है, उनका उपयोग क्या होता है, तो अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ठीक है दोस्तों। और क्या है, तो ये हाँ ये होगी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कितनी बेहतरीन जानकारी मिली है हमें आपको। अंतर्देशीय जलमार्ग हमारी देशी देश में होता है, जैसे कि भारत में ही हो रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि हमें गंगा की नदी से हरिद्वार से कोई सामान ले जाना है, कहाँ पर, जैसे पटना, तो गंगा नदी की में बहा कर ले जाया जा सकता है। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन ले जाया जा सकता है ना, ठीक है। ये अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। और वहीं समुद्री जलमार्ग जैसे कि हमें भारत से अफ्रीका ले जाना है कोई सामान, तो वो हो गया समुद्री एवं महासागरीय मार्ग, ठीक है दोस्तों, समुद्री मार्ग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश से पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया था। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। ये पत्तन क्या होती है दोस्तों, तो पत्तन समुद्र के किनारे एक ऐसा मतलब तटीय इलाका होता है, तटीय मतलब जगह होती है दोस्तों, जहाँ पर बोट नाव है ना, ये इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने वाला सामान दोस्तों क्या करते हैं, उतारते हैं, ले जाते हैं, ढोते हैं, है ना। और कर्मचारी लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में बता रहे हैं। आगे बहुत तेज़ आंधी आ रही है, मैं फिर भी दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या क्या है। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पत्तन देखिए दोस्तों, जो उसी पोर्ट बोलते हैं दोस्तों, है ना। देखिए एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ठीक है। चित्र 7.11 एक देखें दोस्तों, है 7.11 कहाँ है दोस्तों, तो ये इधर होगा, ठीक है। ये है, मैं अभी यहाँ आके दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। 7.11 देखें, हाँ। तो अभी मैं एक बार इसको अच्छे से फिर देखता हूँ दोस्तों। ये महत्वपूर्ण कुछ पत्तन है दोस्तों विश्व में। तो देखिए एशिया में कौन कौन सी है, तो सिंगापुर, ठीक है, और मुंबई, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट हैं दोस्तों, है ना, जिन्हें हम बंदरगाह भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है दोस्तों, और लॉस एंजल्स है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है दोस्तों। ये ब्राज़ील में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। न्यूयॉर्क और ये तो अमेरिका में पड़ते ही हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन दोस्तों। केप टाउन दोस्तों समुद्री इलाके हैं दोस्तों, ये दोनों, ठीक है, समुद्री तटीय प्रदेश है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, ठीक है दोस्तों। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है दोस्तों, और कैनबरा भी है दोस्तों, और एक और है, वो आप बताएंगे दोस्तों, ठीक है। 3 राजधानियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, ठीक है। तीसरी राजधानी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दी, वैसे मुझे मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन मैं आपको कमेंट में देखना चाहता हूँ दोस्तों, आपको कितनी याद है। अगर नहीं याद है तो गूगल से कहीं से सर्च करके इसमें कमेंट में बताएं, ताकि हमारे और जो दोस्त देख रहे हैं वो भी मतलब याद कर सकें, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि यूरोप में कौन सा है, तो लंदन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अंतर देशीय जलमार्ग, ठीक है दोस्तों। ये अंतर्देशीय जलमार्ग है, ठीक है दोस्तों। ये किसी नदी के तट पर है दोस्तों, ठीक है। और आगे क्या है, तो ये भाई यहाँ अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया था। ये चित्र में देख ही लिया था हम लोगों ने, ठीक है। ये वायु मार्ग के बारे में देखते हैं। ये वायु मार्ग है, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसे जा रहे हैं कोई मंत्री होंगे कोई, है ना, नेता वगैरह। नेताओं ने देश को लूट कर बर्बाद कर दिया दोस्तों। मैं नेताओं से हमेशा खबा रहता हूँ, मैं उन्हें क्या करें, हैं कुछ 2-4 अच्छे भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है दोस्तों। 20वीं सदी में जो सबसे तीव्र जो मार्ग है दोस्तों यातायात का, वो वायु मार्ग ही है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन होता है, ठीक है। इसमें अधिक ईंधन जो होता है, जो अधिक लगता है, और सबसे महंगा ईंधन इसी में उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरा एवं तूफान से को प्रभावित होता है दोस्तों। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है दोस्तों। ये जो वायु मार्ग है दोस्तों,
ये किसी भी स्थान पर किसी भी सामान को पहुंचाने में मतलब आसानी से, मतलब किसी भी स्थान पर किसी भी सामान को आसानी से पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। और कैसा भी सामान हो, कैसा भी दुर्गम स्थान हो, कैसा भी मतलब कोहरा हो या तूफान हो, वहाँ पर भी ये काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुँच सकता है। आगे कह रहे हैं विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं आती जाती नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये मतलब हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाव एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन होता है दोस्तों, है ना। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कोई रेल मार्ग और बस मार्ग, सड़क मार्ग नहीं है दोस्तों, है ना ही रेल आ सकती है, ना ही सड़क का कोई बस आ सकती है, ना कोई और अन्य साधन आ सकती है, वहाँ पर भी ये हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाने में या कोई लोगों को कोई सुविधाएं पहुंचाने में या कोई लोगों तक कोई सामान पहुंचाने में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो बाई एयर जाता है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी जैसे कोई आपदा आती है तो वहाँ पे लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ, ये सब वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है क्योंकि ये वायु मार्ग के माध्यम से जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। जैसे आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि कहीं कोई आपदा आती है, जैसे उत्तराखंड में एक बार आपदा आई थी दोस्तों, आप कब आई थी तो दोस्तों याद करें, 2012 में आई थी शायद। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों वायु मार्ग का कितना, हेलीकॉप्टर का कितना उपयोग किया गया था लोगों को बचाने में, और भी मतलब घटनाएं होती हैं उनमें भी। ठीक, तो ये आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन। ठीक है दोस्तों, चित्र 7.9 में देखिए, यहाँ की इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चित्र 7.9 में 9 देख लिया हमने। आगे कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। चित्र 7.11 में देख, एक में देखें 7.11 कहाँ है दोस्तों, तो 7.11 चित्र किधर तो नहीं है, 7.11 चित्र किधर है दोस्तों, तो 7.10, 7.11 ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये चित्र है 7.11। ठीक है दोस्तों, तो हमें अभी देखना है, पहले ऊपर ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है दोस्तों, पोर्ट है दोस्तों, जैसे कि दिल्ली है, हवाई पत्तन है दोस्तों, एयरपोर्ट बोलते हैं जिससे। ठीक है, हवाई पत्तन। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, ये दिल्ली मुंबई भारत के हो गए दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका का हो गया, लंदन ब्रिटेन का हो गया दोस्तों, पेरिस फ्रांस का हो गया, फ्रैंकफर्ट ये यूरोप में ही कोई स्थान है, और काहिरा मिस्र का है। ठीक है दोस्तों, तो मिस्र कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अफ्रीका में पता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए, हाँ ये छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। ये देखिए संचार के साधनों के बारे में देखते हैं। संचार के साधन, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है दोस्तों। संचार क्या है, तो दूसरों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सूचना, जानकारी या संदेश भेजने का एक माध्यम है। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया दोस्तों। तकनीकी विकास है दोस्तों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है दोस्तों, उसके साथ मानव ने क्या किया, संचार एवं नई एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया दोस्तों, जो नई टेक्नोलॉजी उनको विकसित कर लिया। ठीक है, विकसित कर लिया। ठीक है, चित्र 1.10 में देखें, 1.10 कहाँ है दोस्तों, तो यही चित्र है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये सब उपकरण इंसानों द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। ये अंतरिक्ष में लगा कोई सैटेलाइट है दोस्तों। ठीक है, ये अन्य उपकरण है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आदि सामग्री। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये डाकिया है ये दोस्तों, ये पहले इस तरह से होता होगा। ठीक है, कबूतर का उपयोग किया जाता होगा, पहले ये ऐसे होता होगा। ठीक है, तो सभी बताएंगे। आगे कह रहे हैं कि संचार के क्षेत्र में विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के क्षेत्र में विश्व में क्या आया है, तो सूचना क्रांति आई दोस्तों। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है दोस्तों। क्या होता है, तो सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार की विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। तो जो मनोरंजन है, शिक्षा है, सूचना प्रदान करने का माध्यम है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के साधनों का। आप दोबारा समझें,
तो सूचना प्रदान करने के लिए, यानी कोई जानकारी प्रदान करने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मनोरंजन का साधन, मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करना आजकल एक बहुत बड़ी बात बन गई है दोस्तों। बहुत ही लोगों के लिए ज़रूरी है ना। लोगों को टाइम पास नहीं होता, आपका भी, हमारा, सब किसी का भी नहीं होता ना, इसलिए किसी न किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाए रहते हैं ना। ह्यूमन माइंड है दोस्तों, हमेशा किसी न किसी काम की मतलब आवश्यकता महसूस करता है। ये मैंने हमेशा से ही देखा है दोस्तों, है ना। अब मैंने क्या, हर कोई जानता है दोस्तों, ह्यूमन माइंड को हमेशा वर्क चाहिए ही चाहिए ना। ठीक है, तो आगे देखिए, किसी न किसी में उसको उलझाए रखना ही ज़रूरी है, नींद के अलावा। ठीक है दोस्तों, नींद जब नहीं ले रहे हो तब, उसके बाद आगे देखिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीफोन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? तो समाचार पत्र, ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीफोन है, रेडियो हैं, इन और भी साधन हैं दोस्तों, मोबाइल हैं आज के दौर में, है ना, लैपटॉप है ना, ये सारे जितने भी साधन हैं दोस्तों, इनके माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। संचार यानी मतलब क्या कह सकते हैं संचार को? आवागमन, यानी कि सूचना का आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इनको संपर्क माध्यम कहते हैं दोस्तों, जनसंपर्क माध्यम कहते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम। ठीक है, आपको कोई पूछे तो जनसंपर्क माध्यम क्या होता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन, है ना, ये सब जनसंपर्क माध्यम होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई दोस्तों। जो सैटेलाइट्स हैं दोस्तों, जो अंतरिक्ष में स्थापित की जाती हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, तो संचार के माध्यम में तीव्रता आ गई। मतलब स्पीड, वही काम जो धीमे होता था वो तेज होने लगा। ठीक है, स्पीड बढ़ने लगी उनकी। आगे कह रहे हैं कि जैसे तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, है ना, आपदा एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती है दोस्तों। जो कुछ भी इंसान के लिए जरूरी है उन सब में सैटेलाइट काम करती है दोस्तों। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे तेल की खोज, उसमें भी सैटेलाइट काम कर देती है। उसमें से मतलब उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो हमें मतलब दिखाते हैं कि यहाँ तेल मतलब प्राप्त हो सकता है। ठीक है, संभावनाएं बताता है। आगे कह रहे हैं वनों का सर्वेक्षण, वनों कहाँ पर कौन सा वन है, कौन सी वन अधिक पाई जाती है, कहाँ पर वनों की कमी है, कहाँ पर कटाई हो रही है, ये सारी जानकारियाँ। ठीक है, कहाँ पर वनों में मतलब क्या समस्याएं हैं, ये बात और भी महत्वपूर्ण बात जानकारी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, भूमिगत जल, जो जल में कहाँ पर जल है, ज़मीन में कहाँ पर जल नहीं है, कहाँ पर जल की कमी है दोस्तों, है ना, ये भी जानकारियाँ। खनिज संपदा, कहाँ पर कौन सी धातु है दोस्तों, कहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती और भी जो लोहा पेट्रोलियम का, है ना, और ये जो कोयले की खुदाई है, जो कहाँ पर है, कितनी करनी है, यहाँ पर किस जगह पर कितना है, ये बहुत और भी अन्य जानकारी है। ठीक है, आप भी सोच सकते हैं कुछ कुछ। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान, जैसे किसी जगह पर मौसम में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो यहाँ कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ मतलब भूकंप आने वाला है, कहाँ पर भूकंप की जानकारी इतनी अधिक मतलब नहीं पता कर पाते, लेकिन फिर भी मतलब कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं कि और भी है आपदा की पूर्व चेतावनी। ठीक है दोस्तों, सेटेलाइट इनमें सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेल या ईमेल भेज सकते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे ईमेल कहते हैं, ठीक है, इसको भी भेज सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सेकंड, मतलब बहुत ही कम समय में, यानी कि सेकंडों का भी मतलब कुछ हिस्सा लगता है। ठीक है दोस्तों, पल्स में कुछ पल्स लगते हैं, उसमें भी हम अपना मैसेज भेज सकते हैं दोस्तों। ने यहाँ क्लिक किया, उधर पहुँच गया जिसको भी भेजना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आज से सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है दोस्तों। सेल्यूलर फ़ोन है दोस्तों, जिसके द्वारा हम बिना तार के भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं दोस्तों। फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश भेज सकते हैं लिख के, है ना, और जो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दोस्तों, वॉइस के माध्यम से, और भी मतलब अपना इमेज भी, मतलब फेस टू फेस वीडियो कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी बहुत चीज़ें संभव हो चुकी हैं ना। आगे कह रहे हैं कि लोकप्रिय हो, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अब तो इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है दोस्तों। मतलब जो
और जो सुविधाएं नहीं मिलती हमें दोस्तों, ये जो बता रहे हैं इससे ये सब सुविधाएं ही नहीं मिली, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय बना है, क्योंकि समय की बहुत बचत हुई है। वो समय आज इंसान ने बचाया, वो समय आज इंसान ने अपने आप को रेस्ट करने के लिए, अपने आप को आराम करने के लिए निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, पहले वही सूचना को पहुंचाने में वक्त लगता था तो लोग बिजी रहते थे दोस्तों, या मतलब दुखी होती थी, कोई संदेश पहुंचा नहीं तो दुखी है, कोई समस्या आ गई तो, है ना, कोई महत्वपूर्ण जानकारी भेजना है नहीं पहुंची तो दुखी हो रहे हैं। और आज सेकंडों में भेज दिया और आराम से फ्री बैठी हैं दोस्तों, है ना। तो समय की बचत हुई, वो समय उसने अपनी अन्य कार्यों में भी लगा लिया, तो समय की बचत हो रही है, इससे हमारा जीवन सुखमय हुआ। और भी रीजन्स हैं, आप भी सोच सकते हैं कुछ। ठीक है, आप इसलिए मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ, आप भी सोचिए ताकि आपको भी सोचने की दोस्तों मतलब क्षमता बढ़े दोस्तों, है ना। और आपका भी दिमाग अच्छी सी मतलब इन चीज़ों में लगी, है ना। क्योंकि कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने को भी आता है दोस्तों, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह होती हैं परीक्षाएं, उनमें भी। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी तो मेन परीक्षाएं हैं ही, उसी के लिए तो दोस्तों मैं ये बुक्स आपको बता रहा हूँ मुख्य रूप से, क्योंकि यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें एनसीईआरटी मानी जाती हैं ना दोस्तों। और इससे और परीक्षाओं में भी फैक्ट आते हैं दोस्तों, ये नहीं कि बड़ी परीक्षाओं के लिए, हर परीक्षा में आते हैं। एमपी पुलिस से लेकर पटवारी से लेकर दोस्तों चपरासी से लेकर यूपीएससी तक लेवल की हर परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ना। आगे देखिए क्या करेंगे। अभी तो हमारा जीवन सुखमय हो गया है, बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं दोस्तों। घर पर बैठकर ही दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए हवाई जहाज का टिकट, सिनेमा का घर का टिकट, होटल का टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, यानी रिजर्वेशन करवा सकते हैं दोस्तों घर पे बैठे ही। हमें कहीं नहीं जाना, हमें अपनी टाइम की घर पर बैठे अपनी खाना खा रहे हैं तो कर सकते हैं, है ना। और रोड पर चल रहे हैं तो कर सकती हैं, ना। किसी जगह ट्रैफिक में है वहाँ कर सकती है दोस्तों। सोने से नींद में है तो भी कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते मतलब नींद में ऐसा नहीं कि गलती से कर दिया, कुछ मिस्टेक हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, मतलब कभी भी कहीं पर भी, है ना। हाँ, और भी आप मतलब देख सकते हैं क्या क्या कार्य इनसे करवा सकते हैं दोस्तों घर पर बैठकर। ठीक है, संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं एवं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि ये सभी सुविधाओं की वजह से हम जो विश्व में बटे हुए थे दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, आज हमें महसूस होता है कि हम बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के, है ना। एक परिवार के रूप में महसूस करते हैं, ना। किसी भी विदेश में बैठे इंसान से बात कर लो, किसी में विदेश में हमारे भाई बंधु मित्र दोस्त यार जो भी बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, समय की बचत है, और हमें एक दूसरे से मेल जोल अच्छे से हो पा रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिखा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण चित्र है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये पहले लोग किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे दोस्तों, तो ये मतलब कुछ कागज़ वगैरह होंगे या कुछ चित्र की कुछ और अन्य चीज़ें होंगी, उसके द्वारा धीरे धीरे ये विकास हुआ, ये विकास की सड़क बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए फिर डाकिया ये ढोल बजाकर सूचना देने लगा था, और ये कबूतर दोस्तों ये पक्षियों के माध्यम से सूचनाएं आती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर ये डाकिया का मतलब चलन आया, डाकिया मतलब लेकर आता था इसको, मतलब गवर्नमेंट नौकरी होती थी इसकी, ये पैसे इसको की मतलब तनख्वाह मिलती थी। तो ठीक है दोस्तों, ये घर पर आता था तो बहुत लोग खुश होते थे, तो होते थे कि हमारा डाकिया है, हमारे मतलब रिश्तेदार भाई बंधु जो बाहर नौकरी वगैरह कुछ कर रहे हैं उन्होंने भेजा है ना। तो अन्य प्रकार की सूचनाएं मिल जाती थी, डाकिया लेकर आता था तो बहुत खुश होते थे हम लोग, है ना। कभी याद हो आपको अपनी बचपन की कुछ घटना तो बताएं कमेंट में। ठीक है, ये फिर न्यूज़पेपर आए, इनसे भी मतलब सूचनाएं हमें मिलने लगी दोस्तों, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो ये है ना, दिल्ली में बैठकर हम अपनी भोपाल की खबर सुन सकते हैं, लखनऊ की सुन सकते हैं, जयपुर की सुन सकते हैं दोस्तों, बिहार पटना की सुन सकते हैं, है ना, मुंबई की खबर सुन सकती है, हैदराबाद में कोई कुछ हो रहा है वो सुन सकती है, तब बेंगलोर तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो तो सुन सकती हैं, असम बंगाल में क्या हो रहा है, ठीक है, वो सुन सकती हैं। ठीक है, कहीं भी मतलब कुछ भी जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे देखिए, फिर उसके बाद ये लैपटॉप, टीवी, फ़ोन, मोबाइल से, ये देखिए प्रिंटर, ये तो है ना, ये कंप्यूटर है, ये टीवी है दोस्तों। ठीक है, ये आ गए। ये देखिए ये सिनेमा है दोस्तों, ये लोग बैठे सिनेमा से मज़े ले रहे हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं ना। मज़े क्या है, जो कॉमेडी चल रही हो तो मज़े खुश हो रहे हैं, कोई सीन दुख का आ गया तो दुखी हो रहे हैं, है ना। लड़ाई झगड़े का हो गया तो जोश से भर गए दोस्तों, है ना। तो ये देखिए सैटेलाइट है दोस्तों, इससे स्थापित कर दी जाती है, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं हमें, हमारे वैज्ञानिक उन पर सर्च करती है, उसके बाद उनको लोगों को मतलब सूचित करती है दोस्तों, न्यूज़ में निकालती हैं, है ना, ये सब। अभी ये देखिए जो दोस्तों विश्व का नक्शा है दोस्तों, है ना। तो ये देखिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको,
हम इसको रोटेट करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो बेकार हो जाएगा, थोड़ा मतलब दिक्कत आएगी है ना। इसलिए हम आपको इसका एक वीडियो बनाकर भेजेंगे और जिसमें आपको ये चीज़ें बताएंगे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। तो प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, ठीक है दोस्तों, वायु मार्ग, जल मार्ग, ठीक है। हम दोस्तों ये मैप है ना, इनकी हम वीडियो एक बनाकर इसी मतलब अध्याय में डालेंगे दोस्तों, ठीक है। आप घबराए ना, ठीक है। इसी अध्याय की, इसी यूनिट की, इसी मतलब चैप जो क्या है, कक्षा 7 की भूगोल की जो प्ले लिस्ट है उसी में डालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका का ये क्या है, ये प्रमुख समुद्री और हवाई पत्तन है, ये वायु मार्ग और जल मार्ग, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए प्रमुख हवाई पत्तन कैसे दिखाए जा रहे हैं। तो ये ब्लैक डॉट है, ये इसे हवाई पत्तन है दोस्तों। और ये लाल हैं जो, ये वायु मार्ग है दोस्तों। ये डॉट डॉट का लाइन है तो ये जल मार्ग है, ठीक है दोस्तों। आप ये ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप, है ना। मैं इसकी एक वीडियो बनाकर प्रॉपर आपको दूंगा दोस्तों, आप घबराए नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ क्या बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, कक्षा 7 के छात्रों के लिए क्वेश्चन है उनके लिए, ठीक है। तो ये आगे इसमें कुछ नहीं बचा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।